Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है इंटीग्रल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें दी गई है फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है। y ऑफ s जो है वो बराबर है लैम्डा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर s इंटू e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt। और इस क्वेश्चन में जो है हमें सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया गया है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा और ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा इस कंडीशन को। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास जो है सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा और वो ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन सी में दिया गया है कि हमारी इंटीग्रल इक्वेशन के पास जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा हर एक लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 के लिए। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है कि हमारी इंटीग्रल इक्वेशन के पास जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा इन दोनों कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि लैम्डा जो है वो बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस 1 के। और दूसरी कंडीशन ये है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पार्ट सी की सेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। इसी इक्वेशन को जो है मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि y ऑफ s जो है वो बराबर होगा लैम्डा इंटू e की पावर s इंटू c के, जहाँ पे हमारा ये जो c है वो बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt के। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस की तरफ देखो तो उनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन में जो है हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा 1 by 1 और देखेंगे कि उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऑप्शंस ए और बी के बारे में और ऑप्शंस ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये डिसाइड करेगी हमारी ये कंडीशन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे दोनों में जो है यही सेम कंडीशन है, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है कि हमारी इंटीग्रल इक्वेशन के पास जो है एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा और साथ ही साथ हमें ऑप्शन बी में दिया गया है कि हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के पास जो है ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जीतता है तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा इस कंडीशन को कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt जो है वो 0 के बराबर होगा। और साथ ही साथ हम ये चीज जानते हैं कि हमारा y ऑफ s जो है वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के पास जो है ट्रिवियल सोल्यूशन होगा और वो सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा हमारी इस कंडीशन को कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत होगा और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होने वाला है। ऑप्शंस ए और बी के बारे में डिस्कशन करने के बाद जो है अब हम आ जाते हैं हमारे बचे हुए ऑप्शंस की तरफ जो कि है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जब हम डिस्कस कर रहे थे हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बारे में तो हम जो है यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमारा y ऑफ s जो है वो बराबर है लैम्डा इंटू e की पावर s इंटू c के। और अगर मैं इस इक्वेशन में s की जगह t लूं तो वहां से मैं ये चीज कह पाऊंगी कि मेरा y ऑफ t जो है वो बराबर होगा लैम्डा इंटू e की पावर t इंटू c के। और मैं मान के चलूंगी कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है।
इसमें मैंने अगर c को जो है इसके बराबर माना है तो इसके पीछे मेरा कोई ना कोई मोटिव है और ये चीज जो है वो आपको पता चल जाएगी जैसे हम इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए कंसिडर करते हैं c को, जो कि बराबर है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt। और जैसा कि मुझे इक्वेशन 2 से पता है कि y ऑफ t जो है वो बराबर है लैम्डा इंटू e की पावर t इंटू c के, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू लैम्डा c इंटू e की पावर t इंटू dt, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा लैम्डा c इंटू e की पावर 2t डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे मेरी t की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी 0 से 1 की तरफ, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा लैम्डा c डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हौच पौच हो गई है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि मेरा c जो है वो बराबर है लैम्डा c डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के। और अब मैं क्या करूंगी कि इस लैम्डा c डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि मुझे मिल सके c इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। और मैं मान के चलती हूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो अगर इस इक्वेशन में मेरा c जो है वो 0 के बराबर है और इस केस में इसका बेसिकली ये मतलब है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt जो है वो 0 के बराबर होगा। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि जब ये चीज पॉसिबल होती है तो उस टाइम पे हमारा y ऑफ s जो है वो 0 के बराबर होता है, जो कि एक ट्रिवियल सोल्यूशन है। लेकिन हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो है हमें पूछा गया है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का। तो इस केस में अगर मैं c इक्वल टू 0 लेती हूँ तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट उससे मुझे सिर्फ एक ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। और अगर मुझे एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए मेरी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन 1 के लिए, तो उसके लिए मेरा c जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि जो मेरा इंटीग्रल होगा 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर मेरा c जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो इक्वेशन 3 से ये चीज होनी चाहिए 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगी कि इस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि इसका साइन जो है वो वहां पे पॉजिटिव हो जाए। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 जो है वो बराबर होगा 1 के। और इस इक्वेशन से जो है मैं निकालूंगी लैम्डा की वैल्यू जो कि बराबर होगी 2 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस 1 के। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि जो हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है उसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तभी होगा अगर हमारा लैम्डा जो है वो बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस 1 के, और साथ ही साथ हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से, तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑल्दो सीक्वेंस के मुताबिक हमें सबसे पहले डिस्कस करना था हमारे ऑप्शन सी के बारे में, लेकिन रास्ते में चलते चलते हमें मिल गया हमारा ऑप्शन डी और पता चल गया कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो कोई बात नहीं अगर हमने ऑप्शन सी से पहले ऑप्शन डी को डिस्कस कर दिया है। ऑप्शन डी के डिस्कशन के बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शन सी के बारे में, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए इस क्वेश्चन की। हमें हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है कि जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है उसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा फॉर ऑल लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर इस केस में मैं कोई भी लैम्डा लूं जो कि 0 के बराबर ना हो, और इसी के साथ मैं एक और चीज लूं कि मेरा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e की पावर t इंटू y ऑफ t इंटू dt जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि y ऑफ s जो है वो 0 के बराबर होगा, जो कि एक ट्रिवियल सोल्यूशन है। और इस बात से जो है हमें ये चीज पता चल गई है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों जो है वो गलत है, और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों के दोनों जो है वो सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।